चलिए हेडिंग बनाइए, फिर स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट चैप्टर अपने लोग का कंप्लीट हुआ था ना, लिमिट्स। कुछ प्रॉब्लम उसमें क्लियर है सबका ही? ठीक है। सेकंड चैप्टर अपने लोग स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस। तो हेडिंग बनाएगा सभी लोग। हाँ सर, ठीक है। हाँ श्रुति, ये फर्स्ट क्लास होगा मैट्रिसेस का। चलिए हेडिंग बनाइए, फिर मैट्रिसेस स्टार्ट किया जाए। देखिए, बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी लोग कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं। ठीक, ये सभी को पता है कि चैप्टर अगर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के बारे में जरूर आप लोग को बताएंगे कि चैप्टर है क्या चीज, फिर उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग लिमिट में देखे थे इस चीज को, कि लिमिट पढ़ने से पहले हम लोग जाने थे कि लिमिट क्या होता है, एंड देन फिर हम लोग क्या किए थे, उसके बारे में स्टार्ट किए थे, उसके बारे में पढ़ना चालू किए थे। तो बेसिकली यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, उसी तरह से मूव करेंगे। सबसे पहले अपने लोग डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या चीज के बारे में इसमें डिस्कशन करना है। ऐसे देखिए, पहले ही क्लियर कर देते हैं, मैट्रिसेस को अपने लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पार्ट वन, पार्ट वन में अपने लोग बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में वही अपने लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मतलब इन शॉर्ट बोले तो बेसिक नॉलेज के बारे में। पार्ट टू, पार्ट टू में अपने लोग पार्ट टू में अपने लोग ठीक है डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस का एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है मैट्रिसेस का। और पार्ट थ्री में अपने लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस का लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, या इसी को अपने लोग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग मार्टिन रूल भी बोलते हैं। बात समझे? तो ये सारे चीज ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, तीन पार्ट में डिवाइड में, जिससे हर साल क्या होता है, इस वाले पार्ट से ही क्या, ठीक है, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैरी करता है। मतलब कि पार्ट थ्री से ही हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या करेगा, कैरी करेगा। तो यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम लोग को पार्ट थ्री पढ़ना जरूरी है। और बात वही है कि पार्ट थ्री पढ़ने से पहले पार्ट वन और पार्ट टू भी जानना जरूरी है, क्योंकि विदाउट पार्ट वन और पार्ट टू जाने हम लोग पार्ट थ्री नहीं जान सकते हैं। तो यानी पार्ट थ्री जानने के लिए पार्ट वन और पार्ट टू जानना जरूरी है। बात समझे? तो यानी कि अपने लोग सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या पढ़ना है, किस तरह से जाना है। तो सबसे पहले अपने लोग हेडिंग बनाएंगे मैट्रिसेस का बेसिक पार्ट की, मैट्रिसेस क्या है। अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स, तो आप क्या आंसर करिएगा? It is a combination of rows and rows into columns.
इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज इंटू कॉलम्स। ठीक है, चलिए बाबू, रोज इंटू कॉलम्स अगर बोले हो आप तो ठीक है, एक बात बताओ, इसे रोज इंटू कॉलम में ही क्यों लिखा गया और कॉम्बिनेशन क्या हुआ? रोज इंटू कॉलम में ही क्यों लिखा गया इसको? देखिए सही डेफिनेशन दिया है, गलत नहीं बोल रहे उसका डेफिनेशन को, बस बात वही है कि कंप्लीट नहीं हुआ, जो कंप्लीट हमको जानना है। मैट्रिसेस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अगर डेफिनेशन वाइज अपने लोग बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है इसका देखिए, फिर उसके बाद बताते हैं कहां से मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया। ठीक है, क्यों उसको उसी तरह से लिखा गया, ये भी तो क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग के पास लॉग था तो हम लोग बोले थे ना लॉग क्यों लिखा गया है, उसी तरह से मैट्रिसेस के बारे में, या लिमिट था तो हम बोले ना लिमिट को ऐसे डिनोट किया जाता है, तो हर चीज के बारे में जान के पढ़े। बाय डेफिनेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज मैट्रिक्स। A rectangular array of rows and columns are known as matrix। इसी एक से लोग जैसे को सफा से लिख देते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो रो और कॉलम वाइज होता है, इस तरह के फॉर्मेशन को, इस तरह के फॉर्मेट को अपने लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। आगे लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय आइदर स्क्वायर ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट, या इस तरह के सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, जिसमें से बेसिकली हम लोग इन्हीं दोनों का यूज करते हैं, इसका यूज अपने लोग नहीं करते, ये हायर लेवल के लिए। इन दोनों का ही तो टिक किए हैं, लेट क्यों कर दिया आज फिर? डेली तेरा जाम ही रहता, लास्ट डे भी यही बोला था, जाम था ना। किसी दिन ना तुम लोग जानते हो, एक जन को बाहर खड़ा करेंगे ना तो फिर सब टाइम पे आना चालू हो जाएगा, एक जन का देख ही देखा। लेट में तुम्हारा ही छूटेगा, तो हम आज फिर भी हम 15 मिनट लेट ही स्टार्ट किए हैं, है ना। 7-8 मिनट तो ठीक है, मिनिमम 10-12 मिनट तो लेट ही स्टार्ट किए। ठीक है, इसे डिनोट कैसे किया जाता है, आइदर स्क्वायर ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट या फिर इस साइन से, जिसमें से हम लोग को इसका यूज नहीं करते, इन दोनों का ही यूज अपने लोग करते हैं डिनोट करने के लिए। ठीक, पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही हुआ कि इसे ऐसे ही क्यों लिखा गया, कहां से इसका कॉन्सेप्ट आया कि इसको ऐसे लिखना है ना। कहां से इसका कॉन्सेप्ट आया कि इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है। एरे का मतलब अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि रेक्टेंगुलर एरे लिख दिए तो एरे का मतलब क्या हुआ। एरे का मतलब अरेंजमेंट, किसी भी एलिमेंट को रो और कॉलम वाइज अगर अरेंज करके लिखते हैं तो इस तरह के फॉर्मेशन को, इस तरह के फॉर्मेट को अपने लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं, जबकि वो स्क्वायर ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए। ठीक, पर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आया कहां से हमारे पास, देखिए, मान लीजिए अगर हम आपको बोले कि एक कॉलेज का आपको डेटाबेस तैयार करना है, एक कॉलेज का नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का 2 साल का डेटाबेस तैयार करना, तब कैसे तैयार करो? दो मेथड होता है डेटा तैयार करने का, एक तो हम लोग लिख के करते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन लिख के कि इस कॉलेज में इतना, ठीक है, लड़का और इतना लड़की है फर्स्ट ईयर में, फिर इस कॉलेज में इतना लड़का इतना लड़की है सेकेंड ईयर में, पॉइंट वाइज। और एक हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, टेबुलर मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि सिंपल होता है, याद रखने में ज्यादा हेल्पफुल होता है ना। टेबुलर मेथड हम लोग कैसे करते हैं, हाँ ऑब्वियस बात है, ये पूछने वाला बात है। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, ठीक है, मत ज्वाइन कर, रिज्वाइन। देखिए,
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, टेबुलर मेथड से कैसे करके हम लोग किसी भी डेटाबेस को डिनोट किया जाता है वो देखिएगा। मान लीजिए कि कोई भी एक XYZ कॉलेज का नाम ले, कोई कॉलेज है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का 3 इयर्स का अपने को एक डेटाबेस तैयार करना है, 3 इयर्स का एक डेटाबेस तैयार करना है। मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पे ले लिए स्टूडेंट और यहाँ लिख ले ईयर, ठीक है ना। स्टूडेंट में हमारे पास दो ही तरह का स्टूडेंट हो सकता है, बॉयज एंड गर्ल्स। स्टूडेंट ईयर, स्टूडेंट में ले लेते हैं बॉयज गर्ल्स, ठीक है ना। और तो कोई स्टूडेंट होता नहीं है, यही ना दो पढ़ता है इस कॉलेज में, ठीक। बीच वाला को मत बोल देना तुम लोग फिर यहाँ पे, ठीक है। ईयर में ले लेते हैं 2019, 2020 और 2021, ठीक है। मान लीजिए किसी भी कॉलेज में 2019 में बॉयज था 78, ठीक है, गर्ल्स से कम है हम जानते हैं, ठीक है। तुम इस तरह से मत मेरे को देखो, ठीक। हम एक नॉर्मली डेटाबेस तैयार कर दे रहे हैं, ठीक है, हमको नहीं मालूम है कितना होता है कितना नहीं होता है। और गर्ल्स से मान लीजिए चलिए 50, ठीक। 2020 में ये हो गया 148, ये हो गया 120, और 2021 में ये हो गया 200 और ये हो गया 180, ठीक। ये हो गया ना। अब अगर हम आपसे पूछे कि इसमें हमारे पास मेन ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आप क्या आंसर करिएगा। मेन ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब स्टूडेंट्स है, क्योंकि देख के तो अपने लोग पहचान सकते हैं कि कौन लड़का और कौन लड़की है ना। अब उस ईयर में अगर रहोगे तो उस ईयर में तो बता ही सकते हो कि ये इस ईयर का लड़का और इस ईयर की लड़की है, ये भी मेंशन कर सकते हो। तो मैट्रिसेस का जो फॉर्मेशन हुआ था सबसे पहले इसी तरह के टेबुलर मेथड से हुआ था। किसी भी डेटा को किसी भी टेबुलर फॉर्म वाले डेटा में से एक्सटर्नली चीज को हटा के मेन ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने को ही बोला गया मैट्रिसेस। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक, स्टूडेंट और ईयर, मतलब कि ये हमारे पास एक्सटर्नल है ना। कोई भी की काम क्यों नहीं कर रहा यार, इसका बड़ा मुसीबत होने वाला है आज। ये जो एक्सटर्नल चीजें हैं इसको हटा के मेन ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट में लिखने को ही क्या बोला गया, मैट्रिसेस। मतलब सबसे पहले मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यहीं से आया कि जो टेबुलर मेथड में हम लोग किसी भी डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उस टेबुलर मेथड में से मेन ऑब्जर्वेशन को ही सिर्फ टारगेट किया गया, बाकी जो एक्सटर्नली चीज जो लिखा हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या है, उसे हटा के बाकी सारी चीजों को अपने लोग क्या बोले, स्क्वायर ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट में लिखने को मैट्रिसेस बोला गया। तो सबसे पहले मैट्रिसेस का फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब किसी भी चीज को अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका नेमिंग करते हैं, उसका नाम होता है ना। अब कोई भी चीज को अगर आप यहाँ पे लिखे हो तो उसको नेमिंग करोगे। जैसा सिंपल सा चीज है भाई, अगर सिंपल सा बात है, अगर तुम टोटो से आ रहे हो तो टोटो वाले को क्या बोल के रोकोगे, टोटो वाला। ऑटो से आ रहे हो तो ऑटो, ठीक है, ऑटो वाला को हम नाम से थोड़ी बुलाते हैं, नाम से थोड़ी जानते हैं उसको, ऑटो वाला ही बोल के बुलाएंगे, ठीक। बस वाले को बस वाला ही बोल के बुलाएंगे, यही सब ना हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से हर एक चीज को, जो भी चीज यहाँ पे दिया गया है उसका भी तो नेमिंग करना होगा। अब नेमिंग करोगे कैसे, तो नेमिंग करने के लिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ रो और कितना नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो हमारे पास इसमें कितना नंबर ऑफ रोज है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसे बोलते हैं सेकेंड रो, और ये हमारे पास थर्ड रो। मतलब कितना रो है इसमें, 3 रो है। इसे बोलते हैं कॉलम 1 और इसे बोलते हैं कॉलम 2, ठीक है ना, ठीक। यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 2। इसे प्रोनाउंसिएशन हम लोग कैसे करेंगे, ये 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 × 2। जो ये हम लिखे है ना, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
ये जो लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसे अपने लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमेशा क्या होता है, रोज इंटू कॉलम्स होता है, रोज इंटू कॉलम्स होता है। तो मतलब कि अगर कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है और उसका ऑर्डर आपसे अगर पूछ देता है तो आप क्या देखोगे उसमें, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो भी रहेगा उससे लिख देना, ये मल्टीप्लाई करके मत लिख दीजिएगा, 3 × 2 = 6 होता है। 3 × 2 का मतलब हुआ 3 रो और 2 कॉलम, मतलब कि 3 रो है इसमें और 2 कॉलम है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है चीज, किसी को दिक्कत इसमें, एनीवन? तो ये मैट्रिसेस का हमारे पास बेसिक नॉलेज हुआ। जैसे और भी कुछ अगर टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये लिख दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे सी बी सी ए, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 2 × 3, क्योंकि इसमें 2 रो है 3 कॉलम है ना। तो ये 2 × 3 हुआ। ऑनलाइन में ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, फटाफट रिप्लाई मारो। 2 × 3। गुड, वेरी गुड, 2 × 3। उसके नीचे वाला पूछे हैं 1 × 1। 1 × 1। 1 × 1, ठीक है, शाबाश। क्या ये 1 × 1 है, क्या है ये 1 × 2। 1 1 × × 3 है। क्यों 1 × 3? इसमें 1 रो और 3 कॉलम है, 1 रो 3 कॉलम है, यानी कि 1 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए यही चीज ऐसे लिखा हुआ है ABCXYZ, ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 × 2। गुड, वेरी गुड, 3 × 2। 2। ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सब बोलेगा। 2 × 2 गुड, वेरी गुड, सब होशियार हो गया है। ऐसे ही पढ़ोगे ना तो हमको भी खुशी होगा तुम लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। बाकी लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो, सिर्फ 3-4 का ही रिप्लाई दिख रहा है यहाँ पे। अब तुम लोग मेरे को ये एक्सक्यूज दोगे कि देने का मौका ही नहीं दे रहे लोग, तुम भी लो इसी में लड़ झगड़ के दो भाई। मान लो सेल लगा हुआ है, ठीक है, कहीं पे, ठीक, 100 रुपए, ठीक है, 1000 का कपड़ा 100 रुपए मिल रहा है, लड़कियों के लिए खासकर स्पेशली बोल रहे हैं, तो वहां तो धक्का मुक्की करके तुम लोग अंदर घुस जाओगे, ठीक है, पूजा का बाजार, तब तुम लोग के लिए वहां पे फिर जानते हो क्या होगा, भीड़ नहीं दिखेगा। चलिए, कम टू द टॉपिक, लिख लीजिएगा इसे, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी, ठीक है, और भी बहुत सारा अरेंजमेंट होता है। तो अपने को क्या देखना है, हर क्वेश्चन में यही देखना है कितना नंबर ऑफ रो और कितना नंबर ऑफ कॉलम्स है, समझा भाई। चलिए, हेडिंग बनाइए, लिख रहा है, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, पहले लीजिए, डेफिनेशन के साथ ही लिख लीजिए पूरा। लिख लिए सर, शाबाश, अच्छा बच्चा है। तो वो वाला एक्सल सही था, है ना, वन नोट वाला, जब चाहे तब कलर चेंज कर लेते थे, जब चाहे तब, ठीक है। यहाँ तो कलर चेंज करने के लिए इतना दिक्कत होता है ना, क्या ही बोलेंगे। कलर चेंज के लिए कौन सा की यूज करना, ये भी पता नहीं मेरे को इसमें। चलिए, अब सभी लोग हेडिंग बनाएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि एक टाइप नहीं है यहाँ पे, अनगिनत नंबर ऑफ टाइप्स है। तो 1 बाय 1 करके देखना, आज कोशिश करना है कि इतना कर ले कि 50 क्वेश्चन का होमवर्क बन जाए, ठीक है। इतना टॉपिक हम लोग आज कर ले क्लास में, ऐसे भी लास्ट क्लास है, हम तो टानेंगे ही। जो लीव करेगा लीव करने देना, ठीक है, आज हम बैकअप नहीं देने देंगे आज। वैसे भी यहाँ पे, ठीक है, इसी बैच में सबसे लास्ट चल रहा है, बाकी सारे सेंटर में तो ऑलमोस्ट स्टार्ट ही है शायद, कहाँ पे नहीं स्टार्ट है, डनलप में स्टार्ट नहीं है, और हावड़ा मैदान में तो कंप्लीट हो गया है, ठीक। हावड़ा एसी में नहीं स्टार्ट हुआ है, हाँ, ये चैप्टर, ठीक है, और हावड़ा एसी में नहीं स्टार्ट हुआ है, बस यही 2 जगह नहीं स्टार्ट हुआ है।
मतलब बाकी सब जगह पे स्टार्टेड है, मतलब 50 क्वेश्चन का होमवर्क भी दिया हुआ है, दिक्कत नहीं है ना। फिर खड़ूस नहीं ना बोलेगा भैया खड़ूस है, होमवर्क देते हैं 50-50 क्वेश्चन का। चलिए हेडिंग बनाइएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नहीं बोला था कुछ बैच का बच्चा लोग कि 50-50 क्वेश्चन का होमवर्क कौन देता है, उन्हीं का खौफ है पूरे बैच में। हाँ ये बात तो सही है बाबू, देख ये बात तो तेरा एकदम सही है कि अगर यहाँ जानते हो क्या है, हम एक चीज एब्जॉर्ब क्या किए हैं, पढ़ाओ तो खराब, ना पढ़ाओ तो भी खराब, दोनों ही हालत में खराब है। ज्यादा पढ़ाओगे, ज्यादा नॉलेज दोगे तो भी डाइजेस्ट नहीं होगा बच्चों को, और कम नॉलेज दोगे ना तो जानते हो क्या बोलेगा, टीचर बेवकूफ है। तो ये सभी चीजें हैं जो ठीक है, अपने 9 साल के करियर में ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं हम फेस किए, हर चीज को फेस किए। ठीक, अब एक सिंपल सा चीज है, अभी हम कल कल परसों का एक एग्जांपल देते हैं। आ, आपका 100 देना चाहिए, आपको 100 देना चाहिए बाबू। तुम बाकी लोगों के सामने मत आना, नहीं तो फिर तुमको ये लोग पीटना चालू कर देगा। कल का एक इंसिडेंट हुआ कि ठीक है, कुछ मतलब एक बच्चा था 12 के बैच में से, तो लीव कर दिया। तो हम ऐसे पूछे कि क्या हो गया, ठीक है लीव क्यों कर दिए। तो बोला भैया अब हम ठीक है हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरा ना सिंगल डिजिट में मार्क्स आया। ठीक, और आपको पता है अगर हम उस बैच में से पूरा बच्चा से भी पूछवाए ना, तो तुमको पता है हम एवरी डे एक ही बात बोलते थे, बाबू तुम सम्स कर रहे हो कि नहीं, तुम सम्स करके आए हो कि नहीं, होमवर्क किए हो कि नहीं। आज 5 महीना 6 महीना हो गया, 6 महीना में ठीक है, 6 महीना ज्यादा हो गया, 6 महीना में तुम एक चैप्टर भी तुम्हारा क्लियर नहीं है, तो इसमें गलती टीचर का या तुम्हारा। अगर हम एक भी सिंगल चैप्टर का क्वेश्चन उठा के उससे पूछ देना तो नहीं जवाब देगा। अब मान लो यहाँ भीड़ है, यहाँ पे इतना जन का भीड़ है, अब तुम नहीं बोलोगे तो इसमें गलती किसका है। मेरे पास तो लिमिटेशन है ना, हम देखेंगे तब तो पूछेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, देखते हैं उससे तो पूछ लेते हैं, उससे हर क्लास में एक बार पूछते जरूर है, पूछते हैं ना बाबू तुमसे। क्यों पूछते हैं, क्योंकि देखते हैं, ठीक है एब्जॉर्ब करते हैं, पर सबसे तो नहीं पूछ पाते हैं। ये चीज नोटिस किया हो ना, ऑनलाइन में भी 37 जन ज्वाइन है, ठीक है 37 जन में हम 37 जन से थोड़ी पूछ पाएंगे, क्योंकि अगर हम पूछा पूछी में लगेंगे तो फिर जानते हो क्या होगा, 45 मिनट से 40 मिनट का ही क्लास होगा, बाकी टाइम पूछने में ही चला जाएगा। तो फिर फायदा क्या है, नुकसान भी तो है। तो इसलिए आपको वहां पे थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जानते हो क्या होना पड़ेगा, ओवर ठीक है पॉजिटिव होना पड़ेगा अपने स्टडी को लेकर, कि थोड़ा हमको देखना है। क्योंकि एक सिंपल सा बात है, तुम लोग ना हमेशा कभी भी ना सिक्के का एक साइड देखते हो, हम ना सिक्के का दोनों साइड देखने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं दोनों साइड देखा करो। अभी जो नहीं कर रहे हो, ठीक, एंड में तुमसे होगा, एंड में क्योंकि क्या होगा, सारे सब्जेक्ट का बर्डन रहेगा सर पे। कौन सा सब्जेक्ट तैयार करोगे, क्या गलत बोल रहे हैं, सब सब्जेक्ट का प्रेशर एंड में होगा। अभी तो तुम्हारे पास सब सब्जेक्ट का प्रेशर नहीं है, अभी तो हम धीरे धीरे करके हल्का हल्का भी करें, एवरीडे अगर हम 2-4 सम भी करते हैं ना, तब भी मेरा एंड तक में क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर हर दिन हम 2-4 सम्स करते हैं तो 7 दिन बाद मेरा क्लास होता है, यानी अगर हम 4 सम भी करते हैं तो 7 चौका 28 होता है भाई, मतलब एक हफ्ता में 28 क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना। एक हफ्ता में 28 क्वेश्चन मतलब कि 4 हफ्ता होता है महीना में, 28 × 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 6 महीना मतलब 5 महीना ही टाइम होता है, मतलब 20 हफ्ता होता है। ठीक, 20 × 28 कर देंगे कितना हो जाएगा, 560 क्वेश्चन है क्या सिलेबस में, 560 क्वेश्चन। अब माइंड सेटअप देखे किस तरह से मेंटालिटी लगा के पढ़ना है। अब तुम लोग बोले भैया आप तो खाली मैथ्स के लिए बोले, सारा सब्जेक्ट का भी तो 2 ही 3 करो ना, तुम सारा सब्जेक्ट का 2-3 टॉपिक करके करो एवरीडे, हम तुमको इस बात का गारंटी देते हैं एंड में तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तुम खुद पे खुद जाके कॉन्फिडेंटली जाके एग्जाम दे के आओगे, और मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा। क्योंकि एक सिंपल सा बात है, एक ठीक है, एक मान लीजिए एक क्रिकेटर है, एक शॉट को एक ही बार में मार देगा क्या, नहीं मारेगा। ठीक है, चलिए हम आप लोग को एग्जांपल देते हैं, आप लोग सब तो विराट कोहली का फैन होंगे। देखिए ना विराट कोहली ना एक बार अगर ठीक है उसे व्हाइट लाइन में बॉल रखने से ना वो हमेशा कैच आउट होता था स्लिप में या कीपर के पास। अब होता है क्या, तो एक चीज को इतना बार प्रैक्टिस कर लो ना कि वो गलती होना, बात समझे, एक चीज को इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि वो गलती होगा ही नहीं उसमें। तो वो कब होगा, जब मेरे पास टाइम से पहले प्रैक्टिस चालू करेंगे। अब वो ठीक है वर्ल्ड कप आने वाला है, अब विराट कोहली मजा कर रहा है, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस नहीं आएगा, परफॉर्मेंस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक,
अब हम वर्ल्ड कप वाले दिन, ठीक है, वर्ल्ड कप के दिन वाले दिन जाके प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी ना हम खेल पाएंगे। अच्छा, ऑब्वियस बात है, कभी नहीं खेल पाएंगे। इसीलिए देखते हो वो लोग हमेशा डेली वार्म अप पे जाता है, हर एक दिन, ठीक है, वार्म अप पे जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि भाई डेली प्रैक्टिस करना है। वही बात है, एक छोटा सा मिस्टेक आपके करियर का 1 साल वेस्ट करा देगा। क्योंकि एक सप्ली मतलब 1 साल का वेस्ट आप लोग के लिए। क्योंकि आप लोग साढ़े चौथे, ठीक है, मतलब कि 3 साल हो गया, आप लोग चौथे ईयर में एग्जाम दोगे, है ना, 6 महीना बाद। मतलब समझ रहे हो, टाइम तो वेस्ट हो रहा है, 6 महीना बहुत होता है भाई। 6 महीने में हम कुछ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हैं। ये सभी चीजें हैं जो थोड़ा सा तुम लोग ना देखो, इसलिए समझाया जा रहा है कि सिंसियर हो। अब तुम लोग धीरे धीरे क्या है कि मेच्योरिटी के एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच रहे हो। यहाँ से तुम्हारे पेरेंट्स भी ठीक है, एक्सपेक्ट तुमसे यही करेंगे कि तुम आगे जाकर कुछ करोगे, क्योंकि जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होगा पेरेंट्स तुमसे एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे, मेरा बेटा कुछ अर्न करके लाएगा। तो बेटा का पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तब तो वो अर्निंग के ऊपर फोकस करेगा। सप्ली रहेगा तो फिर कहीं पे अर्न कर पाएगा। ठीक। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सब भवानीपुर कॉलेज से हैं मोस्टली। ठीक। वो इनका, ठीक है, तेरा छोड़ देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भवानीपुर से ही है। फीस कितना है बाबू? 56 57, 56, है ना? 26 हाफ, मतलब हाफ का, पर सेम का ना, वही तो हम 56 57 बोले, तो हम क्या गलत बोले? 56 57 तो हम बोले ही, ठीक है, मतलब कि साल भर का। 56 57 अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो मेरा मेंटालिटी जानते हो क्या होता है? हम अपना मेंटालिटी यही रखे ना कि अगर हम अपने ऊपर 60 70 हजार रुपया खर्चा किए ना एक सेमेस्टर में या एक साल में, तो मेरा अर्निंग भी उतना ही होना चाहिए पर महीने का। मेरा अर्निंग उतना ही होना चाहिए पर महीने का, तभी हमको, ठीक है, तभी हम सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो माइंड सेट थोड़ा सा बनाओ, थोड़ा सा अपने आप को ना, ठीक है, ले जाओ कि नहीं हमको करना है ये सब चीजें। ठीक है, देखो, मजाक मस्ती लाइफ में ना, एक चीज हम बता रहे हैं, मजाक मस्ती लाइफ में तुमको बहुत मौका मिलेगा। अगर कुछ बन जाओगे तो, बनोगे तो बहुत ऑप्शन रहेगा। अगर नहीं बनोगे ना तो फिर जानते हो क्या होगा, वहां भी तुम धक्का खाओगे, वहां भी तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहां भी तुमको ऊंचाई पे जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वही चीज है। ठीक। चलिए, हेडिंग बनाइए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल बाबू देखिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है, एकदम बेसिक से, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डब्ल्यू बोर्ड से पढ़ के आए होंगे, जिन लोग का मैट्रिसेस नहीं था। ठीक है, ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग डब्ल्यू या सीबीएसई से होंगे। सीबीएसई या डब्ल्यू बोर्ड में कभी भी मैट्रिसेस नहीं पढ़ाया गया। हाँ, 10th में आईसीएससी में पढ़ाया गया था मैट्रिसेस। ठीक है, इसलिए पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? किसी भी मैट्रिसेस को रो मैट्रिक्स हम लोग तभी बोलते हैं जब एलिमेंट्स उसमें रो वाइज लिखा हुआ रहे। किसी भी मैट्रिसेस को रो मैट्रिक्स हम लोग तभी बोलते हैं जब उसमें एलिमेंट्स क्या हो, रो वाइज लिखा हुआ रहता है। इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवा रहा है क्योंकि टाइम वेस्ट है, सिर्फ ए बी सी एलिमेंट्स रो वाइज है ना, इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है बाबू? 1:3। गुड, वेरी गुड, 1:3। दूसरा टाइप में हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। सेम डेफिनेशन और कंटिन्यू कर देंगे। किसी भी मैट्रिसेस को अपने लोग कॉलम मैट्रिक्स तभी बोलते हैं जब उसमें एलिमेंट्स कॉलम वाइज लिखा हुआ रहे, लाइक ए बी और सी। ठीक है, इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3:1। कॉलम वाइज। तीसरा, तीसरा आता हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई बोलेगा डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का? व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? एकदम सिंपल से वर्ड में बोल सकते हो आप, एकदम सिंपल से वर्ड में। किसी भी मैट्रिसेस को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग तभी बोलते हैं जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिसिमिलर हो। ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, नॉट इक्वल
इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, यानी कि डायरेक्टली लिख सकते हो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे बहुत सारा एग्जांपल अभी लिए थे, ए बी सी, बी सी ए, ठीक है ना। इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 3, या ए बी, ये भी रेक्टेंगुलर का एग्जांपल है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 1, ठीक है। या ए बी सी एक्स वाई जेड, ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, रेक्टेंगुलर का, इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 into 2. 3 into 2, ठीक है। ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। चौथा नंबर जो टाइप अपने पास वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इसका डेफिनेशन सभी लोग बोल दीजिएगा, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सिमिलर होता है तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या नाम देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम देते हैं। जैसे कि दो ही तरह के ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ए बी सी और डी। एक हमारे पास है 2 into 2 ऑर्डर, और दूसरा ए बी सी, बी सी ए बी, 3 into 3 ऑर्डर, ठीक है। ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ऊपर का सब लोग नोट डाउन कर लिए हैं ऑनलाइन में, एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो तो 35 जन है। यस सबको सर। समझ Yes, में आ रहा है sir. ना, यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सिर्फ 6-7 जन का रिप्लाई आया। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हेडिंग बनाएगा जीरो मैट्रिक्स। आप लोग टाइप लिखते जाइएगा, ठीक है, कितना नंबर है वो नंबरिंग हम नहीं दे रहे। जीरो मैट्रिक्स, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में इसे डिनोट किया जाता है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इट इज डिनोटेड बाय जीरो। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू पुट कर लेना। मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन 2 into 2 ऑर्डर में है तो आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे जीरो बैठा लोगे अपने मन से इसके जगह पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन 2 into 3 ऑर्डर में है तो ऐसे करके जीरो बैठा लोगे। अगर क्वेश्चन 3 into 3 ऑर्डर में है तो आप ऐसे जीरो जीरो बैठा लोगे। मतलब क्वेश्चन देख के आपको जीरो जीरो बैठा लेना है जीरो के जगह पे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है चीज, ये हुआ जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हेडिंग बनाएगा इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है? लिख रहे बाबू इक्वल मैट्रिक्स, पर उससे पहले एक बार ग्रुप खोलिए सभी लोग, ग्रुप में देखिए एक पीडीएफ भेजे। फोन लेके आया है तुम, निकाल एक बार, मेरा फोन चार्ज नहीं है एक्चुअली, बंद हो जाएगा तो लेने का देने पड़ जाएगा। ना तेज चार्ज आ रहा है ना, 18 से सीधा 16% पे आ गई। अभी जस्ट मतलब उठाए तो 18% था।
फोन हो गया है खराब। उफ, एक सेकंड रुक जा, भेज रहा। गया है क्या? आ गया ना? ठीक। यस सर। हम्म, यस सर आ गया। ठीक है, तुम खोल के रखो उसका पीडीएफ, बोलेंगे जो चीज दिखाना। चलिए, हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले तो नोट बोल के इसके ऊपर एक पॉइंट है, उसे अपने लोग सुन लेंगे पहले। अगर दो मैट्रिसेस को आपस में बराबर करना है तो एक बात अपने लोग याद रखेंगे हमेशा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स को आपस में बराबर करना है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी सेम। नोट बोल के ये पॉइंट हम लोग यहां पे लिख के रख सकते हैं, ऐसे तो याद ही रहेगा पर फिर भी लिख लीजिए। ऑर्डर विल बी सेम अगर दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वल करना है तो। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी यहां पे ले लिए एक मैट्रिसेस, और इसे इक्वल करना है तो 1 2 3 और 4 से ही इक्वल करेंगे। मतलब कि यहां पे 2 इंटू 2 ऑर्डर है तो यहां भी क्या होना चाहिए? 2 इंटू 2 ऑर्डर ही होना चाहिए, तभी ये बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। अब इक्वल मैट्रिक्स वर्क कैसे करता है देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? पहला को पहले से बराबर करते हैं, मतलब a इक्वल्स टू 1। दूसरा को दूसरे से बराबर करेंगे, b इक्वल्स टू 2। तीसरा को तीसरे से बराबर करते हैं, c इक्वल्स टू 3। और चौथा को चौथे से बराबर करते हैं, d इक्वल्स टू 4। ठीक है? ठीक। पर इतना सिंपल क्वेश्चन तो देगा नहीं कभी भी। देगा क्या? इतना सिंपल देगा, आराम से बराबर करके निकाल लें। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके देगा। ठीक है ना? मतलब कि यहां तो पहले अपने लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से इक्वल करते हैं अपने लोग मैट्रिसेस में। ठीक। पर इतना आसान क्वेश्चन नहीं देता एग्जाम में। ठीक। कैसा क्वेश्चन देगा? तो एक बार पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, हाँ 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार सभी लोग ओपन करिएगा। ओपन मत करिए, देखिए हम ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि सॉल्व फॉर ए बी सी डी व्हेन द मैट्रिसेस दिया हुआ अपने पास, दो मैट्रिसेस दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है बी प्लस सी, सी प्लस ए, 7 माइनस डी और 6 माइनस सी को बराबर किया है 9 माइनस डी, 8 माइनस डी, ए माइनस बी और ए प्लस बी से। ठीक है? और बोला है कि ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने लोग? तो सेम कॉन्सेप्ट से जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो पहला को पहले से बराबर करेंगे, बी प्लस सी इक्वल्स टू हमारे पास 9 माइनस डी है। ठीक। तो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, है ना? और बाबू अगर बात आप लोग के ऊपर छोड़ दे इसको कि आपको इसका आंसर निकालना है एबीसीडी का, तो आप लोग क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे, पहले इधर उधर करके कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक। फिर अंत में क्या होगा ना, आपका एक सॉल्व करेंगे तो दूसरा इक्वेशन में सेम आ जाएगा, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे तो तीसरा इक्वेशन में सेम मैच कर जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, एक का भी वैल्यू निकल पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको हम ना क्या कर रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही इजीएस्ट पैटर्न बता रहे हैं, हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक।
आप क्या करिएगा, पहला इक्वेशन लिखिएगा ना, तो यहाँ से किसी एक अल्फाबेट का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से अगर हम लोग बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 माइनस डी माइनस सी, इक्वेशन 1 हो गया ना। दूसरे वाले इक्वेशन पे अपने लोग करेंगे सी प्लस ए इक्वल्स टू 8 माइनस डी। तो यहां से क्या करते हैं बाबू, ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस डी माइनस सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या आ रहा है हमारे पास, 7 माइनस डी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये इक्वेशन 3 हो गया। और इक्वेशन नंबर 4 क्या हो रहा है हमारे पास, 6 माइनस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखिए, ए और बी का वैल्यू निकाले हैं ना हम लोग ऊपर में, उसे 3 और 4 में पुट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना 3 और 4 में पुट। तो 3 और 4 क्या होगा, सी और डी के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, ठीक है, 3 एंड 4, ठीक है। पहले 3 में पुट करते हैं। 7 माइनस डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी है। 7 माइनस डी इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू रख दीजिए, क्या है 8 माइनस डी माइनस सी माइनस 9 माइनस डी माइनस सी, सॉल्व कर लीजिए इसे। 7 माइनस डी इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 8 माइनस डी माइनस सी और माइनस 9 माइनस माइनस प्लस डी और प्लस सी। कोई दिक्कत यहां तक, देखिए सी और सी कट गया और डी कट गया ना, यानी बाबू हमारे पास बचा क्या है, 7 माइनस डी इज इक्वल्स टू, 8 में से 9 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, है ना। 8 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 1। यानी कि अगर हम लोग डी को इधर ले आए और 1 को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू डायरेक्टली 8 हो जाएगा ना, यानी डी का वैल्यू निकल गया, निकल गया ना डी का वैल्यू यहाँ पे, तो 1 का वैल्यू निकल गया। दूसरे वाले में पुट करेंगे 6 माइनस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहां भी रख दीजिए 6 माइनस सी इक्वल्स टू, ए का वैल्यू था 8 माइनस डी माइनस सी प्लस बी का वैल्यू था 9 माइनस डी माइनस सी। तो ध्यान से देखो बाबू, एक सी और एक सी कट गया दोनों माइनस में होने की वजह से, इक्वल्स टू का इस साइड आया 6 इक्वल्स टू 8 और 9 होता है 17, डी माइनस डी हो जाएगा हमारे पास माइनस 2d और माइनस सी। तो डी का वैल्यू निकाले है ना, निकला हुआ ना डी का वैल्यू, वहां सब्स्टिट्यूट करके सी का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो देखिए 6 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 2 इंटू डी का वैल्यू 8 था माइनस सी, यानी कि बाबू माइनस सी को इधर भेज दीजिए तो प्लस सी हो जाएगा, और 6 को इधर भेज दीजिए, 17 माइनस 16 माइनस 6, यानी सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 17 में से 16 जाएगा अपने पास कितना बचेगा, प्लस में 1, और 6 में से 1 निकालो तो क्या बचेगा, माइनस में 5, यानी कि सी का वैल्यू भी आ गया हमारे पास -5। और जैसे ही हमारे पास डी और सी का वैल्यू आया, इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके ए बी का निकाल लेंगे कि नहीं, इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके ए बी का निकल जाएगा ना आराम से। तो ये तरीका है निकालने का, इस तरह के क्वेश्चन को। आप लोग का अगर मान लीजिए क्वेश्चन देता है अगर, ठीक है, 2 मार्क्स का, तो इसी तरह का क्वेश्चन देगा, 1-2 मार्क्स में सिर्फ, ठीक है। तो टफ इसमें भी होता है, अगर यही हम आप लोग के ऊपर छोड़ देते निकालने के लिए ना, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन से कोशिश करते सॉल्व करने का, और वहीं से मुसीबत होता है, ठीक है, वहीं से मुसीबत होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट से सॉल्व करिएगा तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है चीज, किसी को दिक्कत इसमें, सर ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम, सॉरी सर वो बाबू, सेकंड सी का जो वैल्यू जिससे निकला, और एक बार थोड़ा समझा देंगे। हाँ क्यों नहीं। देखो हमारे पास ए और बी का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू था 8 माइनस डी माइनस सी। तब तक बाकी लोग रिप्लाई करिएगा जिसको समझ में नहीं आया, या जिसको समझ में आया रिप्लाई करिए। और बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 माइनस डी माइनस सी। तो बाबू देखिए यहाँ भी माइनस सी और यहाँ भी माइनस सी है, अगर इक्वल टू का उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी और प्लस सी हो जाएगा। हाँ हाँ तो प्लस सी माइनस सी कट गया, पहले ही काट दिया इसको, एक तो सी काट दिए। हाँ अब माइनस डी और माइनस डी क्या हो जाता है, माइनस 2d हो गया। 8 माइनस 8 प्लस 9 क्या होता है, 17, और माइनस सी बच गया।
माइनस सी को इधर भेजे और 6 को इधर भेज दिए, साइड चेंज कर दिए। तो जब सी इधर आया तो पॉजिटिव हो गया सी, ये रहा, और 6 उधर गया तो माइनस में 6 हो गया, और डी के जगह पे वैल्यू रख दिए, जो डी का वैल्यू निकाले थे 8, यानी कि 8 टू जा 16 माइनस 6 और 17 आ गया। हाँ सर समझ आ गया। बाकी लोग का क्लियर है? तो चलिए, तो इसका ए और बी का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा खुद ही। आगे हेडिंग बनाइए, टाइप में लिख लिया था ये, बी का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 4 नहीं होगा, गलत निकाले हो, बी का वैल्यू 6 होगा, एक बार देखो ध्यान से। बी का वैल्यू 6 है और ए का वैल्यू ए का 5 वैल्यू है। 5 है, ठीक है फिर। अच्छा अच्छा बच्चा लोग है, बस खाली ध्यान नहीं देता है ना। लो, लिख लिया था इसको, तो बोला क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं है? ठीक है, बैठा रहता है सामने बैठ के, बोलता नहीं है। रिप्लाई आने से हम फिर क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, अगर रिप्लाई सब कर देता है तो। चलिए आगे हेडिंग बनाइए, इक्वल मैट्रिक्स के बाद हेडिंग बनाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनली वैल्यू सेम सेम होता है, ठीक है, जिसमें डायगोनली वैल्यू सेम होता है। पर उससे पहले नोट बोल के इसमें भी पॉइंट याद रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज फॉर्म इन स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज फॉर्म इन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है चीज? किसी भी मैट्रिसेस को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलते हैं? पहले डायगोनल किसको बोलते हैं देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो डायगोनल हम लोग किसको बोलते हैं? इसे और इसे बोलते हैं डायगोनल। मैट्रिसेस में अपने लोग सिर्फ और सिर्फ यही वाले डायगोनल का यूज करते हैं, ये पॉजिटिव डायगोनल का, ये नीचे वाले डायगोनल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो मैट्रिसेस में डायगोनल का यूज करने के लिए अपने लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक पॉइंट यहाँ पे बता दिए नोट बोल के, ऑलवेज फॉर्म्ड इन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मान लीजिए आप लोग से कोई भी पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स, या डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो अपने लोग क्या आंसर करेंगे? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनली अगर सेम नंबर होता है, ठीक, डायगोनली अगर, ठीक है, नंबर होता है, डायगोनली सेम नंबर नहीं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनली अगर नंबर होता है, इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो बाकी एलिमेंट क्या होगा? क्वेश्चन तो आएगा ना दिमाग में कि सर आप डायगोनली नंबर बताएं, बाकी एलिमेंट क्या होगा? बाकी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या बोलेंगे, मतलब डेफिनेशन को फिर से रिकंटिन्यू कर रहे हैं, सुनिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनली डिसिमिलर नंबर रहेगा और बाकी सारा एलिमेंट अगर जीरो रहेगा, तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है चीज? ठीक, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनली डिसिमिलर नंबर रहेगा और बाकी सारा एलिमेंट जीरो रहेगा, तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे दिए 2003, ठीक है, ये 2 इंटू 2 में दिए, यही चीज 3 इंटू 3 में लिख रहा है, 200,030,004, ठीक है। तो इस तरह, हाँ, इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनली क्या है? डिसिमिलर नंबर है। पर हम यहाँ पे ना आप लोग को ना डेफिनेशन के साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछने का मौका दे दिए। क्या मौका दिए क्वेश्चन पूछने का? कि भैया अगर एक बात बताइए, सिमिलर नंबर हुआ तब क्या बोलेंगे? क्योंकि आप तो डेफिनेशन में कंटिन्यू किए थे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनली अगर डिसिमिलर नंबर रहता है और बाकी सारा एलिमेंट जीरो रहता है, तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। भैया सिमिलर हुआ तो क्या करेंगे? सिमिलर हुआ तब क्या बोलेंगे? आते हैं टाइप के ऊपर, ठीक है। ठीक, पर इसे जान के रख लीजिए,
ये जो लाइनिंग है, ठीक, इसे अपने लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वैल्यू को अपने लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल। नहीं नहीं बाबू, दूसरे साइड से नहीं हो सकता है श्रेया। सिर्फ यही एक पॉजिटिव पॉजिटिव डायगोनल ही होता है मैट्रिसेस में, नीचे से नहीं होगा। मतलब ये वाला साइड नहीं होगा और किसी साइड से बनेगा ही नहीं डायगोनल। तुम यही बोल रहा ना, इस साइड वाला बोल रहा ना तुम लोग, ये नहीं होगा। ठीक है, ये डायगोनल में इसमें नहीं होगा। ठीक, समझ गए बात को? प्रिंसिपल डायगोनल। अब यहाँ पे डिसिमिलर, अब सिमिलर अगर होता तो क्या होगा? यही बोलना चाह रहा हूं, डिसिमिलर बोलने का मतलब कोई भी नंबर होना चाहिए, सिमिलर नंबर नहीं होना चाहिए, चेंजिंग में होना चाहिए। अगर मान लो सिमिलर हो गया तो क्या बोलते हैं? यही ना। अब 2 3 4 मतलब जैसे तो 9 हाँ, 2 3 4 हो गया तो सिमिलर, वो सिमिलर थोड़ी है। सिमिलर का मतलब 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, ये सिमिलर है। 2 3 2 रहा तो भी नहीं होगा, तो भी डायगोनल ही कहलाएगा, डायगोनल ही कहलाएगा। अगर कोई भी एक नंबर चेंज रहा तो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल ही कहलाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए सेम हो गया तीनों का तीनों, तब इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग स्केलर डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर डायगोनल। डेफिनेशन में क्या कंटिन्यू करेंगे, सुनिएगा ध्यान से सभी लोग। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनली सिमिलर नंबर होगा एक्सेप्ट वन। फिर से देखिए, फिर से एक क्वेश्चन पूछने का मौका दे रहे हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनली सिमिलर नंबर होगा एक्सेप्ट वन, तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग बोलते हैं स्केलर डायगोनल। इस तरह के मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं? स्केलर डायगोनल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, ले लिए यहाँ पे 2 0 0 2, ठीक है, या 7 0 0 0 7 0 0 0 7, तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? स्केलर डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, पर भैया अगर मान लीजिए सिमिलर नंबर, ठीक है, 1 हो गया तो, अगर 1 हो गया तो क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? यूनिट और आइडेंटिटी। सुना नहीं तो अब यानी डेफिनेशन। स्केलर डायगोनल हम लोग तभी बोलते हैं जब डायगोनली सेम नंबर होगा एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन, वन नहीं होना चाहिए। अगर 1 1 हुआ तो वो स्केलर डायगोनल नहीं कहलाएगा। 1 1 1 हुआ तो वो स्केलर डायगोनल नहीं कहलाएगा। इसको स्केलर डायगोनल होने के लिए कोई ना कोई नंबर होना चाहिए 1 छोड़ के। ठीक है, 1 होने से यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। पर उससे पहले कोई है यहाँ पे जो बताएगा स्केलर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर? बता दो, फिजिक्स वाला ही बता दो कि जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। पढ़े थे ना बचपन में साइंस में, दो तरह का क्वांटिटी पढ़ते थे, एक वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर क्वांटिटी। ठीक, क्या हुआ, नहीं पढ़ा था? अरे कॉमर्स वाला तो ठीक है, जूनियर क्लास भी कॉमर्स से था। हाँ, तो वही बच्चे वाले साइंस में स्केलर वेक्टर यूज होता था। 9th में ही था, 8th में भी था, 10th में भी था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी था। छोड़ो, जाने दो। ठीक, स्केलर का मतलब यहाँ पे क्या होता है अपने को यहाँ पे देखना है। एकदम सिंपल सा वर्ड में बोल सकते हो, स्केलर का मतलब होता है सेम या सिमिलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? सेम या सिमिलर। देखो ना, सेम नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, स्केलर का मतलब होता है सेम। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ना, इंग्लिश बहुत, ठीक है, बहुत अलग तरह का लैंग्वेज है। ठीक है, जहां पे एक चीज का मीनिंग ना अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्लेसेस पे, प्लेसेस के हिसाब से मीनिंग कंसीडर करते हैं हम। स्केलर का मतलब सेम या सिमिलर। ठीक है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखिए, इट इज, इसका वैल्यू कभी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। कैपिटल आई से इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। और इसका वैल्यू क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बोल देना स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनली अगर 1 रहता है तो इस तरह के मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं? स्केलर, सॉरी, इस तरह के मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, यानी कि डायगोनली क्या होना चाहिए?
1 होना चाहिए, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, ये याद रखना पड़ता है। अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का क्वेश्चन है तो 1001 लेते हैं, और अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का क्वेश्चन है तो 100 010 001 कंसीडर करते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? किसी को प्रॉब्लम यहां तक? एनीवन? हेडिंग बनाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर इसका एग्जांपल क्या दिए, यूनिट और आइडेंटिटी का एक बार बता दीजिए। 100 010 001 बताए क्या दिए हुए? देख तो एक बार, ये रहा, डायगोनली 1 होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आज तुम लोगों को समझ में आएगा कि ठीक है, मेरा दुख दर्द जब इतना लिखना पड़ रहा है ना, आज मजा आ रहा है ना तुम लोग को लिखने में। ठीक है, बाकी समय तो लिखना नहीं पड़ता था, कम कम लिखना पड़ता था होमवर्क। ठीक, पर यहाँ लिखना पड़ेगा, ये पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा। बोल भी दिया था लोग सेमेस्टर, ठीक है, जब गिरीश पार्क में करा रहे थे तो कुछ बच्चे का रिव्यू आया था ऐसा, बहुत लिखना पड़ा आज पर। हम बोले अभी तो एक ही क्लास हुआ है, पहला क्लास में लिखवाए हैं। हर क्लास में इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समझना पड़ेगा। थोड़ा सा टॉपिक क्या है, लिख के ही समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा क्या है ना, बड़ा बड़ा चीज है ना, बोल के पेज तुरंत तुरंत भर जाएगा। लिखिए नेक्स्ट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो ये भी पहले ही क्लियर कर दे रहा है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फॉर्म होगा। पहला बात तो यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉर्म होगा, और जिसको डायगोनल याद है वो ट्रायंगुलर आंख बंद करके बोल दे, बस खाली उल्टा कर दो। एक डायगोनल में अपने लोग क्या बोले थे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनली अगर डिसिमिलर नंबर दिया हुआ है तो इस तरह के मैट्रिक्स को अपने लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ट्रायंगुलर में इसी डेफिनेशन को क्या करेंगे? उल्टा करके बोलेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनली अगर 0 दिया हुआ है और बाकी सारा एलिमेंट दिया हुआ है तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 0 1 2 3 0 4 5 6 0, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझे? पर आप लोग से अगर हम एक क्वेश्चन पूछें कि इसे ट्रायंगुलर ही क्यों बोला जाता है, क्या रीजन है इसे ट्रायंगुलर बोलने का, इसका नाम ट्रायंगुलर क्यों पड़ा? डायगोनल का तो समझ में आया कि डायगोनली लिखा हुआ था तो डायगोनल बोले हम लोग, समझ में आया, पर इसे ट्रायंगुलर क्यों बोले? कुछ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है क्या यहाँ पे जिसके वजह से इसे ट्रायंगुलर बोला जा रहा है? देखो, जो भी हमारे पास एलिमेंट है ना, वो किस शेप में है? ट्रायंगल के शेप में। देख लो ध्यान से, है कि नहीं? है ना? दैट इज वाई इसे क्या बोला गया? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लो देख लो एक बार, ठीक है, हाईलाइट कर दिया, लो सही है ना? अब ठीक, जो हमारे पास ट्रायंगुलर का एक बार मीनिंग बता दीजिए ना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनली अगर 0 0 दिया रहे और बाकी सारा एलिमेंट रहेगा तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। समझे बात को? यस सर। अब यहाँ पे देखिए बाबू, दो तरह का ट्रायंगल बना है ना, इस ऊपर वाले को अपने लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। क्या बोलते हैं? हम जानते थे ये क्वेश्चन आएगा। ऊपर वाले को लोअर ट्रायंगुलर और नीचे वाले को बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, क्यों बोले ऊपर वाले को लोअर ट्रायंगुलर और नीचे वाले को अपर ट्रायंगुलर? इसका रीजन सुन लीजिए। हम लोग ना ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, ये ना, यही ना बनाते हैं ट्रायंगल को। तो ध्यान से देखो, किसका फेसिंग ऊपर की तरफ है? नीचे वाले का। और किसका फेसिंग नीचे की तरफ है? ऊपर वाले का। फेसिंग के अकॉर्डिंग नाम दिया गया, फेसिंग के अकॉर्डिंग नाम दिया गया। ये नीचे की तरफ फेस करा, इसे लोअर ट्रायंगुलर, और ये ऊपर की तरफ फेस करा, इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर बोला गया। क्लियर है चीज? ठीक, छोटा छोटा चीज है जो बताते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
हेडिंग बनाएगा नेक्स्ट, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है पहले लिख लीजिए। इट इज डिनोटेड बाय ए टू द पावर कैपिटल टी या स्मॉल टी या ए डैश से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ए के ऊपर कैपिटल टी या स्मॉल टी या ए डैश से डिनोट किया जाता है। पर भैया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी मैट्रिसेस को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स तभी बोलते हैं जब उसमें एलिमेंट्स को रो से कॉलम वाइज इंटरचेंज करते हैं। क्या बोले? एलिमेंट्स को अपने लोग रो से अगर कॉलम वाइज इंटरचेंज कर देते हैं तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ए बी सी लिखा हुआ है इस तरह के फॉर्मेट में, इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, अगर इसे हम इस तरह के फॉर्म में लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रांसपोज हो गया। क्या हो गया? ट्रांसपोज, मतलब कि रो से कॉलम वाइज चेंज कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ए इक्वल्स टू एक मैट्रिसेस लिया यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई और जेड, ठीक, और बोले कि फाइंड ए ट्रांसपोज, फाइंड ए ट्रांसपोज। तो कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज? देखिए ए बी सी एक्स वाई जेड का ट्रांसपोज पहले दिखा दोगे एक लाइन में। अब उसके बाद से एलिमेंट्स रो वाइज है ना बाबू, तो क्या करोगे? इसको कॉलम वाइज लिख लोगे। मतलब कि ए बी सी एक्स वाई और जेड। मतलब कि एक और इजी चीज बताते हैं, देखो इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 3 है ना। अब ऑर्डर क्या हो गया? ठीक है ना। मान लीजिए अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसका ट्रांसपोज निकालना है ए बी का, तो क्या लिखोगे इसको? ए बी लिखोगे इस तरह के फॉर्मेट में। ठीक, मान लो अगर ऐसे दे दिए एग्जांपल के तौर पे ए बी और सी का ट्रांसपोज निकालना है तुमको, तो क्या करोगे? ए बी और सी लिखोगे। मतलब कि रो से कॉलम वाइज और कॉलम से रो वाइज एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना इज नोन एज ट्रांसपोज। और मान लीजिए अगर ऐसा कुछ दे दिए ए बी, इधर देख बाबू, सी और डी, ठीक, इसका ट्रांसपोज दे दिए, तो क्या करोगे इसका ट्रांसपोज? खाली एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ही चेंज होगा, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा इसमें। तो देखो ये ए बी दिया हुआ है ना, इसको लिखोगे ए और बी नीचे। ठीक, सी और डी दिया हुआ ना, तो सी और डी लिखोगे यहाँ पे। बात समझे इसको? क्लियर हुआ है चीज? किसी को दिक्कत इसमें? फटाफट रिप्लाई करो बाकी लोग। नो सर। नो सर। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग बनाइएगा सभी लोग, ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितना नंबर टाइप है ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स 10 होगा। 10 होगा? हाँ। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से फिर से वही मैट्रिक्स अगर आ जाए तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोले? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से फिर से अगर वही मैट्रिक्स सिमिलर आ जाए तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, वेयर ए क्या होना चाहिए? वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ए इक्वल्स टू एक क्वेश्चन लिए 12 15 15 और 12। ठीक है बाबू,
और बोले कि इसका ट्रांसपोज निकालो, फाइंड ए ट्रांसपोज, तो क्या करोगे? ए का ट्रांसपोज निकालोगे, यानी 12 15 15 12 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में अपने लोग क्या पढ़े, जो एलिमेंट रो वाइज लिखा हुआ है उसे किस वाइज लिखना है? कॉलम वाइज लिखना है। यानी कि 12 और 15 पहले लिखे, और फिर यहाँ पे 15 और 12 है ना, मतलब फिर से सेम चीज आ जा रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? सेम मैट्रिसेस ट्रांसपोज करने से फिर से वही सेम चीज आ जा रहा है। तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। समझे बाबू? लिख लीजिए इसे पहले फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बनाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज सही महीने में पढ़ाई हुआ है खाली, बस नो एक्स्ट्रा वर्ड्स। सर इसका रो और कॉलम चेंज करने के बाद भी अगर आउटकम सेम ही निकल रहा है तभी हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे ना? हाँ हाँ, एलिमेंट्स को चेंज करने के बावजूद भी वही चीज आ जा रहा है, सेम चीज आ जा रहा है, तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लिख लिया इसको, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो फटाफट। पीछे का सब लिखा था ना, तो कैसे लिखेगा? फिर बैकअप भी अच्छा, चल ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है तुम्हारा, दोबारा हो जाएगा। सर पेपर में क्या ऐसे मैट्रिसेस को ऐसे आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे कि कौन सा स्केलर है कौन सा क्या है? क्वेश्चन बोलेगा वो सब पे। देखिए अगर आपसे, ठीक है, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बताए ना, तो दो तीन चीजें इसमें ऐसा है ना जो कभी पूछेगा नहीं। जैसे आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं पूछेगा, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं पूछेगा, ठीक, कभी कभी, ठीक है, देखिए मोस्ट प्रोबेबली स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक भी नहीं पूछता है, ये भी दोनों पूछता नहीं है। पर बात तो वही है ना कि अगर आप किताब उठा के कहीं से देखेंगे तो ये सब टॉपिक दिखेगा तो बोलेंगे आप, हमारा टीचर हमको बेवकूफ बनाया था, यानी तो इसलिए हम लोग को सारा टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, कुछ चीज छोड़ना नहीं पड़ता है, भले ही वो आए चाहे नहीं आए, क्योंकि बच्चा बोलने में एक सेकंड नहीं लगाता है कि ये सब टॉपिक जरूरत नहीं है। वो जरूर एक बार में बोल देगा कि ठीक है टीचर नहीं पढ़ाया हम लोग का, हम इसलिए सारा टॉपिक पढ़ा देते हैं, छोड़ते नहीं है कुछ। आए नहीं आए तो हम देखो, वो तो हम बीच में क्लियर कर ही देते कि ये नहीं आएगा ये आएगा। चलिए हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम डेफिनेशन कंटिन्यू करेंगे बाबू जो सिमेट्रिक में कंटिन्यू करे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड चेंज करके। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से अगर वही मैट्रिक्स माइनस में आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्सेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक में प्लस में रहता है और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे डेफिनेशन वाइज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, इट्स कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो तुम लोग बोलोगे भैया आप तो यहाँ पे स्मार्ट बन जाते हैं, 2x2 का एग्जाम्पल दिए थे सिमेट्रिक में, एक काम करिए इसमें 3x3 का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो क्योंकि 2x2 भी स्क्वायर होता है और 3x3 भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। आप बोलेगे ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि भैया आपने तो इजी इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x2 में, एक बार 3x3 में एग्जाम्पल देके दिखाइए इसमें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है। देखो 3x3 में एग्जाम्पल सेट कर देते, देख लो। मान लो ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स ले लिए 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 और 0। ठीक है बाबू, और बोले फाइंड ए ट्रांसपोज, फाइंड ए का ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे इसका ट्रांसपोज? देखिए ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए अपने लोग क्या करेंगे? 0 1 2 -1 0 3
-2 -3 और 0 का ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या पढ़े ट्रांसपोज में कि जो भी एलिमेंट इस तरह से लिखा हुआ है उसे इस तरह के फॉर्मेट में लिखेंगे, यही ना। तो देखो 0 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो 0 1 2 है ना, उसको रो वाइज से कॉलम वाइज लिख दिए। फिर -1 0 3 हो गया, और फिर -2 -3 और 0 हो गया। किसी को इस लाइन में प्रॉब्लम? ठीक। अब अगर एक बात बताओ, पूरे मैट्रिसेस में से माइनस कॉमन ले ले तो कोई फर्क पड़ेगा किसी को? पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। पढ़े ना बचपन में कि अगर मान लो -3 और प्लस में 4 है तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 3 -4 हो जाएगा ना। अगर -3 और प्लस में 4 है और माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस था तो ये प्लस में हो गया, और ये प्लस था तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो पूरे मैट्रिसेस में से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, और जीरो पे तो कोई साइन काम करता नहीं है। जीरो पे कोई साइन काम करता है क्या? प्लस माइनस, यानी कि 0 0 ही रहेगा। ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, फिर 0, और ये -3 है तो +3 हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा, और ये +3 है तो -3 हो जाएगा, और 0। ध्यान से देखो ए आ गया ना, आ गया ना ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज करने से क्या मिला अपने को? माइनस में ए मिला ना। इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है चीज? किसी को डाउट इसमें? एक बार फिर से बताइए ना। बोलो अनामिका। फिर से एक बार बताइए। यस। ध्यान से देखो, रो से कॉलम वाइज इंटरचेंज किया, ये समझे कि नहीं? हाँ। देखो ध्यान से, जो एलिमेंट रो वाइज लिखा हुआ है, इधर देखो, इधर इधर देखो, हाईलाइट कर रहा है। देखो ऐसे एलिमेंट था ना सारा, था ना ये चीज। अब तुम ध्यान से देखो, इसी एलिमेंट को हम लोग क्या किए? इस तरह के फॉर्मेट में लिखे हैं, लिखे हैं ना बाबू। अब देखो यहाँ पे पूरे में से माइनस कॉमन ले लिए, ये देखो, तो माइनस कॉमन लिए हो तो ये माइनस था, ये माइनस था, और ये माइनस था। मतलब कि हमारे पास 3 टर्म माइनस में था, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म। तो ये तीनों प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों प्लस में था तो ये तीनों क्या हो गया? माइनस में हो गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है सबका, और जीरो पे तो साइन कोई इफेक्ट करता नहीं है। अब तुम ध्यान से देखो, ये पूरा हमारे पास क्या है? ये पूरा हमारे पास ए है, देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। ये पूरा ए के बराबर है, ये देखो। इस तरह के मैट्रिसेस को अपने लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब नहीं सर। क्लियर हुआ अनामिका? हाँ सर। ठीक है, फिर इतना धीरे बोले कि हमको भी नहीं सुनाई दे रहा। तो सर क्वेश्चन क्या डायरेक्टली वैसे ही पूछेगा कि सिमेट्रिक पूछा जाएगा या वैसा? दिखा दे रहे, क्वेश्चन दिखा दे रहे, रुक जाओ, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ा लें दो, फिर क्वेश्चन ही दिखा दे रहे एक तो, ठीक है। हेडिंग बनाइएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसमें 2 एक्स्ट्रा टॉपिक और ऐड करके पढ़ा देंगे। इसी टॉपिक में 2 और टॉपिक ऐड करके पढ़ा देंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन। मतलब 3 टॉपिक अभी क्लियर कर दे रहा है, और एक टॉपिक बचेगा मल्टीप्लीकेशन, जो इसके बाद पढ़ा देंगे, और पढ़ाएंगे आज के ही क्लास में, ठीक है। ये चीज से, ठीक है, ये चीज के तरफ मत चल जाना। हेडिंग बनाओ। मैथ्स क्लास में थोड़ी टाइम लगता है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी टाइप में आ रहा है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये क्या है ना, फॉर्मूला है, कभी कभी 6 मार्क्स का ना
भूले भटके तुम लोग का नसीब अच्छा हुआ ना तो दे देगा ये, ठीक। 6 मार्क्स का दे देता। और जानते हो क्या, ये प्रूविंग है, सिर्फ और सिर्फ तुमको प्रूव करना है इसमें। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। मतलब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करना पड़ता है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसमें एक चीज तो क्लियर है ना, शुरुआत में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कि हमेशा स्क्वायर में ही फॉर्म होगा। ठीक, क्वेश्चन कैसे होगा देखो, इफ ए इक्वल्स टू, चलिए अब कोई भी एक मैट्रिसेस बोल दीजिए 4 डिजिट का, मतलब 4 नंबर, कोई भी अपने मन से बोल दे। 1 2 3 बोलेगा बहुत इजी हो जाएगा, कुछ और बोल, बड़ा सा बोल। 7 4 5 7 7, चलिए ले लेते हैं यहाँ पे 14 या 29 और यहाँ पे 16, ठीक है ना। ले ले कुछ भी अपने मन से मान लीजिए, और बोला कि इफ ए इक्वल्स टू इतना, देन show that sum of symmetric and skew symmetric matrix, show that sum of symmetric and skew symmetric matrix, sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, ऐसे लिख के दे देगा और कुछ नहीं देगा इसमें। कैसे इसे वेरीफाई करेंगे, क्या बोले थे बाबू, राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है ना, इसे सॉल्व करके ए वेरीफाई करना है। तो हमारे पास सबसे पहले ए का ट्रांसपोज है ना राइट हैंड साइड में, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ए का ट्रांसपोज ही निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, 7 14 29 और 16 का ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज का मतलब होता है रो से कॉलम वाइज इंटरचेंज कर देना। तो 7 और 14 यहां आ जाएगा, 29 और 16 यहां आ जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज हो गया। अब ध्यान से देखो, दोनों को ऐड किया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या किया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो बाबू यहाँ पे सम ऑफ 2 मैट्रिक्स हो जा रहा है ना, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो जा रहा है। देखिए हेडिंग बना लीजिएगा एक, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं ये बता दे रहा है इसी में। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स बोलने का मतलब हमारे पास हो गया, एक बात इसमें भी दिमाग में रखिएगा कि 2 मैट्रिसेस को हम लोग ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब कि इधर भी 2 into 2 हो और दूसरा वाला भी 2 into 2 होगा, तभी दोनों का एडिशन हो पाएगा। अगर 2 into 2 और 2 into 3 के ऑर्डर मैट्रिसेस को आप लोग ऐड करने को बोलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स 2 into 2 के साथ ही ऐड होगा, 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर के साथ ही ऐड होगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बोला गया ना, यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ बाबू हमारे पास 7 14 29 और 16 दिया ना, और ए का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 7 16 14 और 29, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 7 14 29 16 प्लस 7 29 14 और 16। देखो दोनों को ऐड कैसे करते हो, पहला को पहला के साथ ऐड करोगे, मतलब 7 + 7, दूसरा को दूसरा के साथ ऐड करोगे 14 + 29, तीसरे को तीसरे के साथ ऐड करोगे 29 + 14, और चौथे को चौथे के साथ ऐड करोगे 16 + 16, यानी कि फाइनली क्या हो गया हमारे पास एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में 14 कितना हो जा रहा है, 43 हो जा रहा है, ये 43 43 और 32, यही आया ना, कोई दिक्कत यहां तक किसी को।
आसान है ये सब, ठीक है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इजी था, समझे बाबू तुम, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारे पास सब हाँ अलग टॉपिक है, इसी में बता दे रहे, उसी के साथ ही बता दे रहे इसको, ठीक है। वही क्वेश्चन को प्रूफ करने के साथ साथ इसको भी एक्सप्लेन कर दे, बात समझे। ये जो इक्वेशन 1 निकाले तो ये नहीं निकालोगे तो फिर ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व करोगे, इस फॉर्मूला को कैसे वेरीफाई करोगे बताओ। तुम्हें तो इतना इक्वल्स टू ये वेरीफाई करना है, तो इतना तुमने तुम्हारा ए प्लस ए ट्रांसपोज भी तो चाहिए, तो इसीलिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स यहाँ पे क्लियर कर दिए, समझे। देखो सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स भी देख लो इसी में। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को आपस में सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, सिमिलर प्रोसेस है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही करना है ना। ए क्या दिया हुआ था, 7, 14, 29 और 16, ठीक, प्लस ए का ट्रांसपोज क्या था, 7, 29, 14 और सॉरी, अच्छा रुक उसको हटाते हैं, कोशिश करते हैं। सर ए माइनस ए ट्रांसपोज था ना, वो हाँ प्लस हाँ लिखे प्लस हैं हो गया वो। गलती से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, समझ गया। लीजिए, ठीक है, ठीक, जैसे ऐड की हो सेम सिमिलर सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 7 माइनस 7, 14 माइनस 29, 29 माइनस 14 और 16 माइनस 16, समझ गए बात को, ठीक। और ये बोलो, मतलब ये एडिशन और सब्ट्रैक्ट वाला हर बार अलग अलग टॉपिक, हाँ स्क्वायर में रहना चाहिए, ठीक। बोलो क्या बोल रहे थे, 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 15 ना, यहाँ प्लस 15 जीरो और यहाँ पे माइनस 0, ये तीसरा बन गया, हो गया ना। अब एक बात बताइए, राइट हैंड साइड में हमारे पास फॉर्मूला में क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्लियर हुआ सबका, किसी को दिक्कत है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। नो सर। अब देखो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या फॉर्मूला था बाबू, फॉर्मूला था 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही था ना, ठीक। तो अपने लोग 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाले हैं, कितना निकाले देख के बोलिए तो एक बार, 14 ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाले हो ना, 14, 43, 43, 32 प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाले हैं 0 माइनस 15 प्लस 15 और 0, यही तो। दोनों में से ध्यान दीजिए 1/2 कॉमन जा रहा है ना, कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, 14, 43, 43, 32 प्लस 0 माइनस 15 प्लस 15 और 0, यही बचा ना। अब इन दोनों को आपस में ऐड करो तो क्या आएगा, 14 में 0 ऐड करो तो 14 ही आएगा, 14 प्लस 0, 43 में से 15 को माइनस कर दोगे, यहाँ पे 43 प्लस 15 कर दोगे और 32 प्लस 0 कर दोगे, यानी कि एट द एंड हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 14 कितना रहा यहाँ पे 28, 28 यहाँ पे कितना हो जा रहा है 68, तो ये 58, एक सेकंड 58। 58 और यहाँ पे 32। अब एक बात बताओ, इक्वली 2 से सब डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है 2 से डिवाइड होने के बाद, 7, 14, 29 और 16, थोड़ा ध्यान से देखो तो यही ए था क्या, एक बार चेक करो तो सब लोग, यही ए था क्या, यही था ना ये, मतलब एट द एंड क्या आया है, ए ही आ रहा ना, एल एच इक्वल, ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड ही आ रहा ना,
ए यानी हेंस प्रूव। तो इस तरह का एक प्रूविंग क्वेश्चन देता है 4 से 6 मार्क्स का, कभी कभी डायरेक्ट लिख के। हर क्वेश्चन तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा, हर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। लीजिए नोट डाउन कर लीजिए इसे फटाफट। लो बाबू, दिख रहा है तो दिख जाएगा ना, ये दिक्कत होगा नहीं तो फिर 3-4 पार्ट में ये करना पड़ेगा। लो अब दिख जाएगा, नोट डाउन हो गया तुम लोग का। ये था टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हेडिंग बनाओ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, लास्ट टॉपिक है वो। तुम लोग सीरियसली विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। इससे पहले मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था पढ़ाने का, क्लास से पहले तब अलग ही टाइप का लग रहा था, पढ़ाने लगे फ्लो में चले गए, पढ़ाते पढ़ाते ठीक मन होने लगा पढ़ाने का, एकदम स्टार्टिंग में बोलने का भी मन नहीं कर रहा था। लिख लिया सभी लोग, लिख रहा है या फोटो ले लो, क्योंकि इतना बैठ के लिखेगा तो काफी टाइम चला जाएगा। इतना लिखा हुआ ना टॉपिक, तो वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तब हमको पता है कौन सा है। सिर्फ ये लिखा के पॉज करके फिर वहां से लिख लो इसको, इसको ले लो पहले फटाफट। हो गया ऑनलाइन में सभी का? हाँ सर। यहाँ पे टॉपिक का नंबर ही किया हुआ है, आपने वीडियो में हमको पता होगा यहाँ ये टॉपिक यहाँ है, तो इसके बाद ये topic। क्या हो गया? आने दो, क्या दिक्कत है बाबू, सिंपल सा चीज है। जब जाना लिखा रहेगा ना तो तुम कहीं भी रहोगे जाओगे, सब मुंह में आया ना। चलिए कम टू द टॉपिक, हेडिंग बनाएगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। देखो इसमें से 2 टॉपिक पढ़ा चुके हैं और 2 टॉपिक बचा हुआ है। पहला टॉपिक था इसमें एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा टॉपिक था सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, और तीसरा टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और चौथा और फाइनल टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, जो अपने लोगों को पढ़ना है। ये क्या टाइप में आ रखी है? टाइप हो गया, ऑपरेशन और मैट्रिक्स लिखवाए हैं, देखो यहाँ पे टाइप में वहीं तक था इस, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, उसी में ही हम क्या किए, तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पढ़ा दिए, क्योंकि फिर अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे, काम तो वही करेंगे जो वहां पे कर रहे हैं, तो क्या दरकार है, वहीं पे बता दिए। सबसे पहले हेडिंग बनाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये 1 लाइन का टॉपिक है, ठीक है, सभी को पता है इसके बारे में। अगर हम बोलेंगे ना तो सभी जानता है इस चीज के बारे में, पर बात वही है कि जब हम लिखेंगे तब सबको समझ में आएगा कि हाँ ये टॉपिक को स्केलर बोला जाता है, जबकि पता तो सबको ही है, ठीक। देखिए हम क्या बोलते हैं, अगर 2 ऑफ x प्लस वाई लिखा हुआ तो इसको क्या लिखोगे तुम, क्या लिखोगे? 2x plus 2y. 2y, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो उसी तरह से मैट्रिसेस में अगर हमारे पास a इक्वल्स टू एक मैट्रिसेस दे दिया 2 5 7 1 और बोला कि फाइंड 5 ऑफ a, तो तुम क्या करोगे, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 ऑफ a निकालने को बोला गया तो अपने लोग लिखेंगे 5 इंटू a, यानी 2 5 7 1, यानी कि 5 से सबको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10 25 35 और 5। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब सेम बताए थे ना, प्लस सिमिलरली सारे को मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर से, ठीक है। तो इसके बाद हेडिंग बनाइएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये लास्ट टॉपिक है,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। खाली 2 into 2 ही बताएंगे, 3 into 3 नहीं बताएंगे आज। तो ठीक है, 26-27 क्वेश्चन का होमवर्क रहेगा। 50%। हाँ तो डिस्काउंट तो दिए भाई 50%। एक टॉपिक सोच रहे हो, अगर हम 3 into 3 ऑर्डर का बता देंगे ना तो पूरा 50 क्वेश्चन का होमवर्क हो जाएगा। तो सोच के देखो, एक टॉपिक छोड़ रहे हैं तो 50% तुमको होमवर्क डिडक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह का तुम लोगों को सेल कहाँ मिलेगा भाई। हो गया, लिख लिया इसको, लेना ही बंद कर देगा ना तुम लोग। लिखो, इस तरह का सेल लेना बंद कर दिया तो दिक्कत में भी जाएगा ज्यादा। हेडिंग बनाओ मल्टीप्लीकेशन। दो तरीका बताएंगे इसका। हाँ, एक हमारे पास जो मार्केट का मेथड है, मतलब कि एक जो हमारे पास रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, और एक बताएंगे ट्रिक। एक क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे आप लोग को। ध्यान दीजिएगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे कर सकते हो, कोई ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। मान लीजिए एक मैट्रिसेस लेते हैं, न्यूमेरिकली बता रहे हैं, अल्फाबेटिकली नहीं बता रहे। 2, 5, 1 और 8, और बी एक मैट्रिसेस ले लिए 4, 7, 6, 2, ठीक है। और बोले अपने लोग यहां पे कि फाइंड a इंटू बी, ठीक है, और b इंटू ए निकालने दे दिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, a इंटू बी निकालने के लिए पहले ए बी को लिख लीजिए। 2, 5, 1, 8 इंटू 4, 7, 6, 2 हो गया ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में अगर हम लोग इसको रूल्स के अकॉर्डिंग जाते हैं तो इधर से एलिमेंट को लेते हैं रो वाइज और इधर के एलिमेंट को लेते हैं कॉलम वाइज। और ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अब सब लोग यहाँ पे कॉपी, ठीक है, पेन्स डाउन करके यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 into 4, यहां के फर्स्ट को यहां के फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहां के सेकंड को यहां के सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 into 6। क्या बोले, 2 into 4 प्लस 5 into 6। फिर वही लाइन को रिकंटिन्यू करेंगे, 2 into 7 प्लस 5 into 2। बात समझे, मतलब कि यहां के फर्स्ट को यहां के फर्स्ट से, यहां के सेकंड को यहां के सेकंड से, दोनों का एडिशन। फिर यहां के फर्स्ट को यहां के फर्स्ट से और यहां के सेकंड को यहां के सेकंड से, दोनों का एडिशन, ठीक है ना। फिर वही सेम कहानी नीचे के साथ, 1 into 4 प्लस 8 into 6 और फिर 1 into 7 प्लस 8 into 2 ना, ठीक। यानी कि एट द एंड क्या रिजल्ट आया, 8 प्लस 30 38, 14 प्लस 10 24, 4 प्लस 42 46, सॉरी 52 हो जाएगा ना ये। फोर प्लस 48 होगा ना ये, तो 52 हो जाएगा। और यहां पे हो जाएगा 7 प्लस 16 23। क्लियर है मल्टीप्लीकेशन में ये वाला मेथड सबका। एक बार वापस बता दीजिए ना। दिखा दे रहे, देखो यहां के फर्स्ट को पहले यहां के फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कलर को नोट करो सब लोग, यहां के फर्स्ट को यहां के फर्स्ट के साथ, ठीक, और यहां के सेकंड को यहां के सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का एडिशन करेंगे। देख लीजिए बाबू एक बार यहां पे, देख लिए, यस सर। समझे बात को। ठीक, अब फिर देखिए यहां के फर्स्ट को यहां के फर्स्ट को यहां के फर्स्ट के साथ और यहां के सेकंड को यहां के सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों का एडिशन किए, ठीक है। फिर यही चीज नीचे वाले के साथ, यहां के फर्स्ट को यहां के फर्स्ट को यहां के फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, और फिर 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों का एडिशन, और फिर 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया और 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों का एडिशन। मतलब इधर से रो वाइज और इधर से
कॉलम वाइज एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है चीज अब? यस सर। ठीक, अब इसी का देखिए हम एक ट्रिक बताते हैं। ये तो टफ लग रहा है थोड़ा, गलती भी होने का चांसेस यहाँ ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? क्योंकि जानते हो गलती क्या होता है बेसिकली इसमें, 2 से 4 को किए और फिर हम लोग 2 से ही 6 को कर देते हैं। ये गलती होता है हड़बड़ी में। एक ऐसा चीज बता रहे, एक ऐसा तरीका बता रहे जहां गलती होने का चांसेस ना के बराबर होगा। ठीक है, ट्रिक देखिएगा सभी लोग। क्या करेंगे देखिए, एक बार a इंटू बी कोई डिक्टेट कर दीजिए। ए क्या था? 2518 ठीक है, और और इंटू बी क्या है बाबू? 4762। 62 है ना। हम कुछ देर के लिए बोल रहे हैं ना, इस वाले को कॉन्सेंट्रेट मत करिए, कुछ देर के लिए इस वाले को कॉन्सेंट्रेट आप लोग मत करिए। इस वाले को एक बार के लिए भूल जाइए, सिर्फ पहले वाले को याद रखिए इसको। ठीक है, बड़ा झमेला है ये पर हटाने में। इसमें क्या था, एक बार डिक्टेट करो फिर से। 4762 यही है ना। ठीक, मतलब कि इसे आप लोग ध्यान मत दीजिए अभी कुछ देर के लिए, इस वाले को। ठीक है, देखिए इसे फ्रेमिंग कर रहा है इस वाले को, 2 इंटू थोड़ा स्पेस देके प्लस 5 इंटू। ठीक है, अगेन लिखिएगा 2 इंटू थोड़ा स्पेस देके प्लस 5 इंटू। लिख लिए? नीचे में क्या 1 इंटू 8 है ना, 1 इंटू थोड़ा स्पेस देके प्लस 8 इंटू, और फिर 1 इंटू थोड़ा स्पेस देके प्लस 8 इंटू। लिख लिया ना। अब ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे? पहला एलिमेंट क्या है? 4 ना, बैठा दीजिए यहाँ पे 4 4। ठीक, दूसरा एलिमेंट क्या है नीचे में? 6 6। तीसरा एलिमेंट क्या है? 7 7। और चौथा एलिमेंट क्या है? ठीक है, समझे बात को? यानी कि पहला लाइन में 4 बैठेगा, दूसरा लाइन में 6 बैठेगा, तीसरा लाइन में 7 बैठेगा, और चौथे लाइन में 2 बैठेगा। ठीक, ध्यान से देखिए एक बार, तो अलग आ रहा है क्या? मैच करिए तो उस वाले से। 8 प्लस 30, 14 प्लस 10, 4 प्लस 48, और 7 प्लस 16। ठीक है, यानी कि एट द एंड क्या आ रहा है रिजल्ट? 38, 24, 52 और 23। देखो तो यही था क्या? ठीक, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या, अगर 2 कलर का पेन लेके करते हो तो आपके लिए एडवांटेज होगा, आपको ये भी दिखेगा कि आपका गलती कहां पे है, क्योंकि इसमें साफ आपको दिख जाएगा। ध्यान से देखो ना, ये जो हमारे पास लाइनिंग है 2 और 1 है ना यहाँ पे, देखो 2 और 1 यहाँ पे देखो। ठीक, और 2 और 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, 5 और 8 है ना, देखो 5 और 8 और 5 और 8। ठीक है, पूरा का पूरा मैट्रिसेस मैच कर रहा है। समझ गए इस चीज को? अगर मान लीजिए कभी भी, ठीक है, ऐसे दे दिया, कुछ बार बच्चों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, जैसे ए स्क्वायर दे दिया, तो हम बहुत सारे बच्चे को देखे ना, ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कर देते हैं। नहीं बाबू, गलती से भी मत करिएगा। ए को आप लिखेगा ए इंटू ए। ठीक है, और 2 5 1 8 इंटू 2 5 1 8, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालिएगा। डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर ए का स्क्वायर दिया है तो आप ऐसे लिख देंगे 2 5 1 8 का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, 25, 1 और 64। तो ये गलत है, ये क्या है? गलत तरीका है। ठीक, तो आपको ये मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। मतलब 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5, फिर 2 5 जा 10 प्लस 5 8 जा 40, फिर 1 2 जा 2 प्लस 8 1 जा 8, और फिर 1 5 जा 5 प्लस 8 8 जा 64। इट मीन्स ये आएगा आपके पास 9
50, 10 और 69। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग करके सॉल्व करते हैं इसको। क्लियर है चीज? यहीं तक रहने दिया जाए आज। चलिए, थैंक यू पेशेंटली सुनने के लिए। सर होमवर्क कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 20-25 तक करिएगा, 26 तक ऐसे होमवर्क है। ठीक है, 26 तक में कुछ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है वो सब नहीं करना है। सर थोड़ा 8 वाला दिखा दीजिएगा लास्ट। क्या चीज बाबू? 8 वाला सम का वो लास्ट वाला थोड़ा दिखा दीजिएगा। सर 8 ये वाला ए सम का स्क्वायर मतलब वाला भी एक्सप्लेन करिए ना, जो ए इंटू बी के बाद वाला ए स्क्वायर वाला है। मल्टीप्लाई सेम किए बाबू, देखो ना ध्यान से। 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 1 5, फिर 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 8 40, 1 इंटू 2 2, 8 इंटू 1 8, और 1 इंटू 5 5, और 8 इंटू 8 64। रो कॉलम वाला अप्लाई किए मैट्रिसेस। क्या बोला था बाबू? 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा बोला था, नहीं समझे हम। सर 8 नंबर जो पहले आपने किया था ना। अच्छा, वो एग्जाम्पल 8 नंबर क्वेश्चन। बाप रे बाप, पूरा Yes, sir. ऊपर में है यानी कि एकदम। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बेटर होगा तुम्हारे लिए। हो गया? चलिए फिर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू।